बुंदेलखंड एक रगड ब्यूटी और पुराने किलों की जमीन, लेकिन इसके बड़े घने जंगलों में कई सालों तक एक गहरा राज छिपा था। ये सिर्फ मामूली जंगल नहीं थे, ये डर की जगह थी। सूरज की रोशनी भी जंगल के जमीन तक मुश्किल से पहुंच पाती थी। पेड़ों से अजीब अजीब आवाजें गूंजती थीं। लोग भूतों और जंगली जानवरों की कहानियां सुनाते थे, लेकिन सबसे ज्यादा वो डरते थे आउटलॉज से। ये जंगल डाकुओं, इस इलाके के खूंखार बैंडिट्स के लिए एक परफेक्ट छिपने की जगह बन गए। दशकों तक इन जंगलों ने कानून से भागने वालों को पनाह दी, जिससे इन इलाकों से गुजरना आम लोगों के लिए बहुत खतरनाक हो गया था, जो बस शांति से अपनी जिंदगी जीना चाहते थे। इन जंगलों के पास रहने वाले गांव वाले हमेशा डर में जीते थे। उन्हें पता था कि किसी भी पल कोई डाकू गैंग आ सकता है। ये गैंग्स खाना, पैसा या रहने की जगह मांगते थे। मना करने का तो ऑप्शन ही नहीं था। पुलिस को भी अक्सर इस मुश्किल इलाके में घुसने में दिक्कत होती थी। डाकुओं को हर छिपा हुआ रास्ता, हर गुफा और हर नदी नाला पता था। इस नॉलेज से उन्हें बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता था। जंगल उनका राज था। पत्तों की जरा सी सरसराहट से भी रोंगटे खड़े हो जाते थे, क्योंकि इसका मतलब हो सकता था कि कोई खतरनाक आदमी आ रहा हो, कोई ऐसा जिसके पास एस्टैब्लिश्ड लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम के बाहर की ताकत हो। डर और अनसर्टेनिटी की इस जमीन पर एक छोटा लड़का रहता था। उसका नाम था शिव कुमार पटेल। वो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के देवकली नाम के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसकी शुरुआती जिंदगी बहुत सिंपल थी, जैसे बाकी गांव के बच्चों की होती है। वो अपने दोस्तों के साथ खेलता था और अपने परिवार की रोजमर्रा के कामों में मदद करता था। वो पैदाइशी डाकू नहीं था। वो एक आम लड़का था जिसके आम सपने थे, एक पीसफुल जिंदगी थी। तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये लड़का एक दिन पूरे बुंदेलखंड इलाके का सबसे खौफनाक नाम बन जाए। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर बड़े बड़े पुलिस वाले भी 2 बार सोचते थे। शिव कुमार का परिवार किसी भी दूसरे गांव के परिवार जैसा ही, जो बस गुजारा करने की कोशिश कर रहे थे। उसके पिता गांव में एक रिस्पेक्टेड आदमी थे। वो अपने परिवार वालों के लिए बहुत मेहनत करते थे। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन वो एक दूसरे के साथ थे और उनमें कम्युनिटी की भावना थी। लेकिन ये पीसफुल जिंदगी अब टूटने लगी। उनकी जिंदगी पर एक काला बादल मंडरा रहा था। एक इनजस्टिस बना कर रहा था। एक ऐसा अन्याय जो छोटे शिव कुमार की किस्मत हमेशा के लिए बदल देती। ये घटना उसे बदले और हिंसा के रास्ते पर डाल देती। एक ऐसा रास्ता जहां से वापसी का कोई चांस नहीं था, और जो उसे उन्हीं जंगलों की गहराई में ले जाता जो दूसरों में डर पैदा करते थे। वो ट्रेजेडी जिसने शिव कुमार की जिंदगी का रास्ता बदल दिया, उसके पिता के साथ शुरू हुई। उसके पिता, जो अपने छोटे से कम्युनिटी में एक इज्जतदार आदमी थे, बैडकिस्मती से एक डिस्प्यूट में फंस गए। गांव देहात में ऐसे झगड़े आम बात थी, अक्सर जमीन या लोकल इन्फ्लुएंस को लेकर। लेकिन ये वाला डिस्प्यूट कुछ ताकतवर लोकल लोगों से था, जिन्हें चैलेंज किए जाने की आदत नहीं थी। उन्होंने शिव कुमार के पिता को एक ऑब्स्टिकल की तरह देखा। इन लोगों ने, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें इन्फ्लुएंशियल लोगों का सपोर्ट था, उन्हें चुप कराने का फैसला किया। जो सिस्टम बेचारे बेगुनाह नागरिकों की हिफाजत के लिए बना था, वो उन्हें उस बढ़ते खतरे से नहीं बचा पाया जो उनके दरवाजे पर खतरनाक इरादों से आ रहा था। एक मनहूस दिन वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। शिव कुमार के पिता का बेरहमी से मर्डर कर दिया गया। ये कोई रैंडम हिंसा नहीं थी, ये एक सोची समझी कैलकुलेटेड क्राइम थी, जो एक मैसेज देने के लिए की गई थी। छोटे शिव कुमार ने इस खौफनाक मंजर का अंजाम देखा, या कम से कम इसके भयानक असर को बहुत गहराई से महसूस किया। परिवार दुख और निराशा में डूब गया। उन्होंने जस्टिस की गुहार लगाई। लोकल पुलिस और अधिकारियों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन उनकी फरियादें अनसुनी कर दी गईं। जुर्म के लिए जिम्मेदार वो ताकतवर लोग कानून की पहुंच से बाहर लग रहे थे, अपने कनेक्शंस और इन्फ्लुएंस के दम पर बचे हुए थे, जिससे परिवार पूरी तरह से हेल्पलेस महसूस कर रहा था। शिव कुमार, जो बाद में ददुआ के नाम से जाना गया, गुस्से की आग में जल रहा था और उसके अंदर बदले की जबरदस्त ख्वाहिश थी। उसने अपने पिता के कातिलों को आजाद घूमते देखा, जो जस्टिस के आइडिया का मजाक उड़ा रहे थे। उसे लगा कि सिस्टम ने उसके परिवार को पूरी तरह से फेल कर दिया है। मदद के लिए कोई नहीं था, कोई नहीं जो उन्हें वो जस्टिस दिला सके जिसकी उन्हें इतनी ज्यादा जरूरत थी। इस धोखे और मजबूरी के एहसास ने उसे एक खतरनाक फैसले की तरफ धकेल दिया। अगर कानून उसके पिता के कातिलों को सजा नहीं देगा, तो उसने तय किया कि वो देगा।
उसे लगा कि उसके पास कानून को अपने हाथ में लेने के अलावा कोई चारा नहीं है। बगावत का रास्ता और भी पक्का हुआ जब उस पर झूठे आरोप लगाए गए, ऐसा कहा जाता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसके पिता के मर्डर के बाद खुद शिव कुमार पर झूठे क्रिमिनल केसेस ठोक दिए। ये ताकतवर लोगों का एक आम तरीका था, आवाज दबाने और खतरों को खत्म करने का। सिंपैथी और सपोर्ट मिलने के बजाय उसे सताया जाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे सिस्टम उसके खिलाफ साजिश कर रहा हो, उसे समाज के हाशिए पर धकेल रहा हो। चारों तरफ से घिरा हुआ और बदले की गहरी प्यास के साथ शिव कुमार पटेल ने हथियार उठा लिया। यही वो पल था जब एक आम गांव का लड़का खूंखार डाकू ददुआ बनने की राह पर चल पड़ा। ददुआ के शुरुआती काम सिर्फ एक मकसद से होते थे, बदला। उसने उन लोगों को टारगेट किया जिन्हें वो अपने पिता के मर्डर के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार मानता था और जिन्होंने उनका साथ दिया था। उसकी बगावत की पहली हरकतें छोटी थीं लेकिन इंपॉर्टेंट थीं। उन्होंने साफ मैसेज दिया कि वो चुप नहीं बैठेगा। इन शुरुआती कामों से आसपास के इलाकों में उसका रेप्यूटेशन बनने लगा। कुछ लोग उसे एक ऐसे नौजवान के तौर पर देखते थे जिसे हद से ज्यादा परेशान किया गया था, जबकि दूसरे उसे बस एक नया ट्रबल मेकर समझ रहे थे। लेकिन ददुआ के लिए यह हिसाब बराबर करने की बात थी। खून का कर्ज था जिसे वो चुकाने के लिए मजबूर महसूस करता था, चाहे इसकी कीमत उसे खुद या समाज को चुकानी पड़े। धीरे धीरे दूसरे लोग भी उसके साथ जुड़ने लगे। ये अक्सर वो लोग होते थे जिन्हें सिस्टम से शिकायत थी, जो समाज से निकाले हुए थे या जो बस बगावत की जिंदगी और पावर के लालच में खींचे चले आए थे। ददुआ का गैंग बनने लगा। वो एक नेचुरल लीडर था जिसमें जालिमपन भी था और लोकल इलाके की गहरी समझ भी। पुलिस के जाल से बचने की उसकी काबिलियत लेजेंडरी बन गई। वो बुंदेलखंड के जंगलों को अपनी हथेली की तरह जानता था और उनका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता था। उसके गैंग में लोग और हथियार बढ़ते गए और जल्द ही उसका नाम ददुआ पूरे इलाके में दूर दूर तक डर पैदा करने लगा। ददुआ का आतंक आखिरकार 2 स्टेट्स में फैल गया, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। बुंदेलखंड के घने जंगल और घाटियां उसके लिए एक आइडियल ऑपरेशनल बेस बन गए। उसका गैंग रैंसम के लिए किडनैपिंग, अमीर बिजनेसमैन और कॉन्ट्रैक्टर्स से वसूली और पुलिस के साथ हिंसक मुठभेड़ों के लिए नोटोरियस हो गया। सालों तक वो इस इलाके का मोस्ट वांटेड आदमी रहा। दोनों स्टेट्स की पुलिस फोर्सेस ने उसे पकड़ने के लिए कई ऑपरेशंस चलाए, लेकिन ददुआ हमेशा एक कदम आगे रहता था। उसके इन्फॉर्मर्स का नेटवर्क उसे अथॉरिटीज से आने वाले किसी भी खतरे की पहले ही खबर दे देता था। इंटरेस्टिंगली, ददुआ ने लोकल लोगों के कुछ हिस्सों में, खासकर अपनी कास्ट के लोगों के बीच, एक रॉबिन हुड जैसी इमेज भी बनाई। वो कभी कभी अपनी लूट का कुछ हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देता था या लोकल झगड़े सुलझाने में मदद करता था। अपनी खुद की अदालतें लगाता था जहां उसकी बात ही कानून होती थी। इससे कॉम्प्लेक्स ड्युअलिटी पैदा हुई। उसके विक्टिम्स और अथॉरिटीज के लिए वो एक बेरहम क्रिमिनल था, लेकिन कुछ लोकल लोगों के लिए वो एक मसीहा, एक प्रोटेक्टर था। सपोर्ट बेस जो अक्सर डर या कास्ट लॉयल्टी पर बना होता था, उसके इतने लंबे समय तक बचे रहने के लिए बहुत जरूरी था और पुलिस के लिए उसे काबू करना और भी मुश्किल बना देता था। ददुआ का बढ़ता आतंक और इन्फ्लुएंस उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों के लिए एक बड़ी चिंता बन गया। उसका पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स में दखलंदाजी अब बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। इसके जवाब में एक स्पेशलाइज्ड पुलिस यूनिट, स्पेशल टास्क फोर्स STF को भारी तादाद में तैनात किया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ददुआ और उसके खतरनाक गैंग को खत्म करना था। ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी। ददुआ दशकों से बचा हुआ था, कई बार पुलिस को अपनी चालाकी और हथियारों से मात दे चुका था। STF जानती थी कि उनका सामना एक चालाक और बेरहम दुश्मन से है, जिसे लोकल नॉलेज और वफादार लोगों के नेटवर्क का एडवांटेज था। STF ने बहुत केयरफुली प्लान किए गए और अग्रेसिव ऑपरेशंस की एक सीरीज शुरू की। उन्होंने अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को बेहतर बनाने, ददुआ के मोडस ऑपरेंडी को समझने और उसके इन्फ्लुएंस वाले इलाकों की मैपिंग करने पर काम किया। ये ऑपरेशंस खतरों से भरे थे, जिनकी वजह से घने जंगलों और खतरनाक घाटियों में कई जबरदस्त गन बैटल्स हुई। STF के जवान हाईली ट्रेन्ड और मोटिवेटेड थे, जो ददुआ के लंबे और खूनी राज को खत्म करने के लिए डिटरमिन्ड थे। उन्होंने सब्र से इंफॉर्मेशन जमा की,
उसकी सप्लाई लाइंस काटी और धीरे धीरे उसके और उसके कोर गैंग मेंबर्स के आसपास शिकंजा कसते गए, जिससे उसके आम भागने के रास्ते मुश्किल हो गए। निर्णायक पल आया 22 जुलाई 2007 को। पक्की इंटेलिजेंस पर काम करते हुए एसटीएफ ने ददुआ और उसके कुछ करीबी साथियों को चित्रकूट के जंगलों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास घेर लिया। एक जबरदस्त एनकाउंटर हुआ। लंबी चली गनफाइट के बाद ददुआ अपने कई गैंग मेंबर्स के साथ मारा गया। उसकी मौत ने लगभग 3 दशकों के आतंक के दौर का अंत कर दिया। उसकी मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैली, जिससे लाखों लोगों ने राहत की सांस ली, जो इतने लंबे समय से उसके साये में जी रहे थे। ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए एक बड़ी जीत थी। ददुआ के खात्मे और उसके बाद दूसरे डाकू गैंग्स पर हुई कार्रवाई से बुंदेलखंड इलाके में शांति और सिक्योरिटी का एक नया सवेरा आया। वो लगातार डर जिसने आम लोगों की जिंदगी जकड़ रखी थी, अब कम होने लगा। गांव वाले आखिरकार बिना डाकुओं से भिड़ने के डर के आजादी से ट्रैवल कर सकते थे। बिजनेसेस बिना वसूली के डर के काम कर सकते थे। सरकार उन इलाकों में डेवलपमेंट के कामों पर फोकस कर सकती थी जो पहले बहुत खतरनाक माने जाते थे। ददुआ के राज्य का खत्म होना लॉ एंड ऑर्डर की जीत का सिंबल था, जिसने बुंदेलखंड के हिम्मती लोगों को अपने और अपने बच्चों के लिए एक ज्यादा उम्मीद भरे और पीसफुल फ्यूचर की तरफ देखने का मौका दिया।